नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, आपका होस्ट एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं और आप हमारे सिद्धांत से अवगत भी हैं कि हमारा उद्देश्य ये है कि भारत में कोई भी व्यक्ति भारत में प्रचलित और नए बन रहे किसी भी कानून से, किसी भी विधि से अछूता न रहे। उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट और कुछ उच्च न्यायालयों के नए गाइडलाइंस हैं, नए जजमेंट्स हैं, उसके संदर्भ में हम आप चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या था। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों तक, ताकि ये जानकारियाँ लोगों तक पहुंचती रहें। तो आइए बिना विलंब किए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अंतिम तक जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूरी जानकारी से अवगत नहीं हो पाएंगे। तो आइए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं शिक्षा मित्र की। जैसा कि ये शिक्षा मित्र वाला मामला जान रहे थे आप, बहुत दिनों से चला था। सबसे पहले ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। जो उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन है, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इसमें जो कट ऑफ था परीक्षा में, जो 40/45 था, उसको बढ़ा करके उत्तर प्रदेश सरकार ने 60-65 कर दिया था। जिससे 60-65 का मतलब आप समझ रहे होंगे, 65 किसके लिए और 60 किसके लिए। और इससे बहुत सारे जो शिक्षा मित्र थे वो उससे छट गए, यानी कि उनको नौकरी नहीं मिली और वो उस पात्रता में नहीं आए। अगर 40-45 होता तो बहुत सारे लोग उस पात्रता में आ जाते। तो जो लोग उस 20 नंबर के गैप के बीच में आ रहे थे, उन सारे लोगों को ने यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन की तरफ से एक PIL जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में संस्थित करी थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय था उसको सही साबित किया था। उन्होंने जो कट ऑफ में वृद्धि की थी, जो बढ़ोतरी की थी, उसको सही साबित किया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने द्वारा निर्धारित की जा रही वैकेंसियों में जो भी वो पद सृजित करते हैं, उसके लिए वो कट ऑफ क्या होगा, कैसा होगा और क्या नियम कानून होंगे, उसके लिए वो नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि चैलेंज इस बात के लिए किया गया था कि परीक्षा के बाद एक बार कट ऑफ बन गया तो दोबारा कट ऑफ कैसे बढ़ाया गया। उसको भी हाई कोर्ट ने वैलिड माना और कहा कि नहीं, ये ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसी को चैलेंज करते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के सरकार के हलफनामे के इस सेंटेंस के आधार पर कि आगे आने वाले साल में जब भी इस प्रकार की परीक्षाएं होंगी, इनको पूरा मौका दिया जाएगा और मौका दिए जाने के साथ साथ ये अगर अपनी एलिजिबिलिटी साबित कर लेते हैं, अपनी पात्रता साबित कर लेते हैं, तो इन्हें नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा। इस सेंटेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस 60-65 वाले कट ऑफ के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार को बहाल कर दिया और इसी के साथ जो 69,000 में से 31,000 की वैकेंसी भर्ती होकर के रुक गई थी, वो पूरी 69,000 शिक्षक जो है भर्ती बहाल हो गई है। और शीघ्र ही, क्योंकि 31,000 हो ही चुकी है, बाकी की जो बची हुई है 38,000, वो भी शीघ्र उत्तर प्रदेश में पूरी करा ली जाएगी। इसलिए कि जिनके जो 60-65 के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, उस मेरिट के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, उनकी नौकरी पर कोई संशय नहीं है। उन्हें शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर लिया जाएगा। दूसरा मामला, आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, CRPC के सेक्शन 320 में कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई है। और कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं जो IPC के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत अपराध जो होते हैं वो समझौते के योग्य होते हैं। उन्हें आउट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के अंदर कंपाउंड किया जा सकता है, या क्वेश्चन ऑफ FIR हो सकते हैं। FIR को जो है क्वेश कराया जा सकता है उस आधार पर, जो उसके अंतर्गत सेक्शन आते हैं, उस सेक्शन के आधार पर। तो इसी से जुड़ा हुआ एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने कई सारे निर्णयों में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स, यानी कि जो कि वैवाहिक यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं, यानी कि DV एक्ट से संबंधित मामले हैं, या CRPC सेक्शन 125 से संबंधित मामले हैं, या 498 से संबंधित मामले हैं, 498A IPC, उससे संबंधित जो भी मामले हैं, वो मामले भी
कंपाउंडेबल की श्रेणी में आते हैं। और लगातार इस बात को दोहराते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा कि नहीं, कंपाउंडेबल मामले में CRPC 320 के अंतर्गत ये मामले भी आते हैं जो मैट्रिमोनियल होते हैं। उसके बाद फिर आइए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अपने निर्णय में कहा है कि जिस प्रकार से पुलिस ऑफिसर्स और जो भी पुलिस के जवान होते हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल माना जाएगा, ठीक उसी प्रकार से मजिस्ट्रेट को भी पुलिस ऑफिसर्स के समान ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए लायबल माना जाएगा। और अगर वो कोई ऐसे कृत्य करते हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ वही प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी जो एक सामान्य कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अवमानना के जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग अपनाई जाती है, सेम प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक प्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई थी जो एपिडेमिक एक्ट, जिसे आप हिंदी में अगर आप कहें तो महामारी अधिनियम में जो संशोधन हुए थे या पूरे महामारी अधिनियम को स्ट्रक डाउन करने के लिए वो PIL लाई गई थी। उन्होंने कहा था कि संविधान के कुछ नियमों के अल्ट्रा वायर्स भी हैं और इसे जो है पूरे एक्ट को हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को तुरंत रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इस प्रकार की प्ली को लेकर के दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच न करिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता हैं तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन से मामले कैसे होते हैं। और उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए आप हाई कोर्ट को अप्रोच करिए और आप पहले ये जानिए कि आपके जो स्टेट है उस स्टेट के हाई कोर्ट का क्या अप्रोच है इसके संदर्भ में और वो क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद देखा जाएगा। डायरेक्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की प्ली सुनने योग्य भी नहीं है और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित एक मामला है, ये अंतिम है पिछले 2-3 दिनों का। इसमें कहा गया था कि एक PIL दाखिल की गई थी जिसमें CBSE और दिल्ली गवर्नमेंट से ये मतलब मैंडमस की रिट इशू करने के या एक ऑर्डर डायरेक्शन के लिए कहा गया था कि आप एक डायरेक्शन करिए कि जो 10th और 12th के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम फीस लगी थी कोरोना पैंडेमिक पीरियड के लिए उसको माफ़ कर दिया जाए, रिड्यूस नहीं किया जाए, उसको माफ़ कर दिया जाए। और इसके लिए SC ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब एग्ज़ाम हेल्ड किया गया है, अगर एग्ज़ाम कराया गया है तो एग्ज़ाम की फ़ीस तो देनी ही होगी क्योंकि एग्ज़ाम कराया गया तो खर्च तो उनमें उनका पूरा लगा है। और साथ ही साथ जब वो मार्कशीट तैयार करेंगे तो जितने भी खर्च उनके होते थे वो खर्च, बल्कि इस कोरोना पैंडेमिक काल में उनका खर्च बढ़ भी गया होगा, कम नहीं हुआ होगा। तो इसलिए इस प्रकार की प्ली उन्होंने कहा कि नहीं सुनी जा सकती, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये पिछले एक हफ्ते के अंतर्गत कुछ हाई कोर्टों के चुनिंदा मामले और सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा मामले थे जो कि आप तक पहुंचाना आवश्यक था। तो मैंने सोचा कि इस संदर्भ में एक वीडियो बनाई जाए और आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर आपको अंतिम दूसरे वीडियो में